नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की इस बैठक में करीब 30 प्रस्ताव आए। इस दौरान सीएम ने बताया कि योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंच सके, यही सरकार का प्रयास रहता है। तो वहीं बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिसमें आमजन को फायदा होगा। और कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान यूसीसी नियमावली को भी लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम के सचिव शैलेश बगोली ने कहा कि यूसीसी मैनुअल को प्रशिक्षण के लिए विधायी विभाग को भी भेजा गया है। आपको बताते चलें कि उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और जिसको लेकर आपको बताते चले कि उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई, जहां पर सीएम धामी की अध्यक्षता में इस बैठक को किया गया। बैठक में 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि लगातार कई परियोजनाओं को मंजूरी भी मिली है। बैठक में 30 प्रस्ताव पर चर्चा हुई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्ताव भी आए थे। और इस दौरान सीएम ने बताया कि योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंच सके, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और बैठक में प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिससे आम जन को फायदा होगा। धामी सरकार उत्तराखंड में युवा नीति के तहत युवाओं को भत्ता दिए जाने की तैयारी कर रही है। युवा कल्याण और नियोजन विभाग की तरफ से बनाए गए युवा नीति के ड्राफ्ट में इस प्रस्ताव को शामिल किया गया है। साथ ही मौजूदा ड्राफ्ट के कुछ बिंदुओं पर असहमति जताते हुए मंत्री रेखा आर्य ने इसको लेकर सभी वर्ग के युवाओं की राय लेने के निर्देश दिए हैं। युवा नीति के ड्राफ्ट को लेकर मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा देहरादून में अधिकारियों की बैठक ली है और इस दौरान उन्होंने युवा नीति का फाइनल ड्राफ्ट 12 जनवरी तक तैयार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि युवा नीति में 15 से 35 साल तक के युवक और युवतियों को शामिल किया जाएगा। आपको बताते चले कि देहरादून में अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई और जहां पर युवा नीति के तहत भत्ते की तैयारी की गई है। कि हमारे जो युवा हैं उनके संदर्भ में हमको उनकी आकांक्षाओं को जानना है, उनकी ज़रूरतों को जानना है, उनकी चुनौतियों को जानना है। तो उसके लिए निश्चित रूप से हमको और अध्ययन करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे प्रतीत भी होता है। और निश्चित रूप से आज के इस बैठक में इस बात की समीक्षा भी की गई है कि हम लोगों ने जो यूथ पॉलिसी कमीशन डिपार्टमेंट ने बनाई है या नियोजन डिपार्टमेंट ने जो बनाई है, केदारनाथ उपचुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। वहीं जल्द ही प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, सह प्रभारी, सभी पूर्व मुख्यमंत्री और कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों का चयन नहीं किया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि पार्टी ने केदारनाथ उपचुनाव के प्रचार अभियान को तेज करते हुए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और इस सूची में प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी स्थान दिया गया है। आपको बताते चले कि केदारनाथ उपचुनाव की रणनीति और प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस की भी अब दिल्ली में बैठक होगी और वहीं केदारनाथ उपचुनाव की तैयारियां जो हैं वो लगातार की जा रही हैं और अब स्टार प्रचारकों की बीजेपी ने लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें कई बड़े चेहरों का जो नाम है वो सामने आया। जहां पर आपको बताते चलें कि सीएम का नाम भी है। 40 स्टार प्रचारकों की सूची अब जारी हो गई है और साथ ही आपको बताते चलें कि लगातार उपचुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। केदारनाथ उपचुनावों में उम्मीदवारों को लेकर भी अब जल्द ही लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। अभी तक अपने प्रत्याशियों का चयन
नहीं किया गया है और लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, जिसको लेकर सभी अपने दावे पेश कर रहे हैं। जनपद पौड़ी में कई समस्याओं के निस्तारण के लिए अब पूर्व IAS अधिकारी सुंदरलाल मंदवाल ने भी अपना कार्यालय खोल दिया है, जहां जनपद वासियों की कई समस्याओं का निस्तारण जनपद और शासन स्तर पर किया जाएगा। और साथ ही कार्यालय शुभारंभ के अवसर पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। गोदियाल ने कहा कि ये बहुत अच्छा अनुभव है कि एक IAS अधिकारी अब जनहित में अपनी सेवाएं एक बार फिर से देने के लिए रिटायरमेंट के बाद भी जनता के लिए उपलब्ध हो रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनपद और शासन स्तर पर समस्याओं का निस्तारण किस तरह से हो सकता है, इसका अच्छा अनुभव है और यह अनुभव आने वाले समय में आमजन के काम आने वाला है। ये कार्यालय खोलने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं जिलाधिकारी के रूप में उत्तरकाशी, टिहरी, उधम सिंह नगर रहा हूँ और जिलाधिकारी के रूप में मैंने वहाँ के लोगों की सेवा की। और ये जनपद मेरा गृह जनपद होने के कारण मेरी तैनाती यहाँ नहीं हो सकती थी जिलाधिकारी के रूप में। अगर यहाँ तैनाती होती तो मैं यहाँ के लोगों की सेवा कर सकता था। मेरे मन में बहुत बड़ी चीज है कि मैं ऐसे पद पर रहते हुए और मैं अपने क्षेत्र के लोगों की कुछ सेवा नहीं कर सका। ये कार्यालय खोलने का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि आने वाले समय में मैं समझ दिसंबर में अब नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे, तो रात दिन यहाँ मेहनत करके लोगों को संगठित करके और एक रणनीति बनाई जाएगी जिसके तहत कांग्रेस को हम विजयी बनाएंगे। और इस समय नगर पालिका का जो शासन प्रशासन होगा वो कांग्रेस के पास रहेगा। कार्यालय का उद्घाटन हुआ, हमारे सभी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और सभी लोगों के लिए उचित प्लेटफॉर्म बना है कि इस कार्यालय में लोग अपनी शिकायतों को, अपनी समस्याओं को दर्ज करा सकते हैं और हमारे पदाधिकारीगण उनकी शिकायतों के लिए, उनकी तकलीफों का निवारण करने के लिए उनके साथ यहाँ से जिला मुख्यालय, क्योंकि जिला मुख्यालय है तो बड़े जो अधिकारी यहाँ बैठे होंगे उनके पास जाकर उनकी समस्याओं का। तो वहीं कोरोना काल में बड़ी संख्या में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट के सदुपयोग और राज्य में सुरक्षित चारधाम यात्रा और पर्यटन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने चिकित्सक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को आदि कैलाश, केदारनाथ सहित हाई एल्टीट्यूड वाले धामों और पर्यटक स्थलों, होटल और धर्मशालाओं पर पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाने के भी निर्देश दिए हैं। राज्य में मातृभूमि दर को कम करने की पहल के रूप में भी मुख्य सचिव रतूड़ी ने हरिद्वार में एक पायलट प्रोजेक्ट तत्काल आरंभ करने के निर्देश दिए हैं। आपको बताते चलें कि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने तमाम तरह के जानकारी जो है वो दी है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं और अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जहां पर तमाम तरह के दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं। ऑक्सीजन और साथ ही मातृ मृत्यु दर को कम करने की भी जो पहल है वो की जा रही है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए हैं। राजधानी देहरादून में ट्रैफिक जाम जैसी बड़ी समस्या है, जिसका एक कारण वाहनों के पार्किंग ना होना भी है। शहर की सड़कों पर बढ़ते वाहन दबाव के चलते वाहनों की पार्किंग एक बड़ी चुनौती बन गई है। इस पर जिलाधिकारी ने भी चिंता जताते हुए समाधान की ओर से कदम बढ़ाया। शहर में 5 ऑटोमेटेड पार्किंग निर्माण की तैयारी की गई। हालांकि पूरी तरह से सड़कों पर जाम की समस्या समाप्त होना तो संभव नहीं है, लेकिन पर्याप्त पार्किंग स्थल होने से शहर को कुछ राहत जरूर मिलेगी। और जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर शहर में 5 मैकेनाइज्ड ऑटोमेटेड पार्किंग जाम के दर्द से राहत दिलाने के लिए बनाई जाएगी। जिला प्रशासन की कवायद पर नगर निगम ने 5 स्थानों पर पार्किंग निर्माण के लिए भूमि चयनित कर प्रस्ताव पर कार्य शुरू कर दिए हैं।
आपको बताते चलें कि शहर में 5 पार्किंग निर्माण की तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं और साथ ही चिंता जताते हुए डीएम ने भी समाधान निकाला है। शहर में 5 पार्किंग निर्माण की तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल लगातार शहर में जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे आम जन को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, जिसको लेकर चिंता जताते हुए डीएम ने भी समाधान कहने की बात कही है। ऑटोमेटेड पार्किंग हमारे हार्ट ऑफ द सिटी में है और एक हमारा सतही पार्किंग जिसको एक सुगम रूप दिया जाएगा, वो हमारे काबुल हाउस है। तो उसके जो हमारी बिड्स हैं वो फ्लोट हो चुकी हैं और उम्मीद है कि इसमें जल्दी काम शुरू हो जाए। दीपावली से ठीक पहले अल्मोड़ा पुलिस ने 128 लोगों के गुम हुए मोबाइल वापस कर उनके चेहरे पर खुशी लौटा दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेन पीचा के नेतृत्व में साइबर सेल की टीम ने इन मोबाइलों को बरामद किया है। पुलिस कार्यालय अल्मोड़ा में एसएसपी देवेन पीचा ने सभी मोबाइल स्वामियों को उनके फोन सौंप दिए हैं और अपने खोए हुए मोबाइल वापस पाकर लोगों ने खुशी जाहिर की और पुलिस का धन्यवाद भी किया है। आपको बताते चले कि 128 लोगों के फोन को पुलिस ने वापस किया है। दरअसल खोए हुए फोनों को पुलिस ने ढूंढ निकाला है और दिवाली से पहले बड़ा तोहफा फोन मालिकों को दिया है, जहां पर आपको बताते चलें कि जिन लोगों के फोन चोरी हुए थे, जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी, उनको पुलिस ने उनके मोबाइल फ़ोन को वापस किया है, जिससे उनके चेहरे खिल गए। आपको बताते चलें कि पुलिस ने गुम हुए मोबाइल्स को ढूंढा और खोए हुए फ़ोन के मालिकों को वापस कर दिया है, जिसके बाद में दिवाली से पहले उनके चेहरे खिल उठे हैं। आपको बताते चले कि दिवाली से पहले हाँ देखिए, ये जो अभी पिछली बार जब हमने दिए थे उससे लेके तब तक के बीच में लगभग 126 मोबाइल हमारे मोबाइल रिकवरी टीम ने अब तक बरामद किए हैं, जिसमें से आज लगभग 56 मोबाइल हम लोगों ने यहाँ देने के लिए रखे थे। बाकी मोबाइल हमने जो अलग अलग थानों वहाँ पर भेजे, थानों के माध्यम से बांटे जा रहे हैं। आज 11 जो व्यक्ति जिनके मोबाइल खोए थे उनको मेरे द्वारा उनको हैंडओवर भी किया गया था। ये जो मोबाइल बरामद हुए हैं, दिवाली पर्व में उल्लू पक्षी का काफ़ी ज़्यादा धार्मिक महत्व है। लोग इसे लक्ष्मी जी की सवारी मानते हैं और दिवाली में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है और यही कारण है कि दीपावली से पहले इस पक्षी की तस्करी भी बढ़ जाती है। इस पक्षी की तस्करी को रोकने को लेकर वन संरक्षक राजा जी टाइगर रिजर्व के निर्देशक डॉक्टर कोको रोसे ने कहा कि वन जीव तस्करी को रोकने के लिए वन विभाग लगातार रात को भी पेट्रोलिंग कर रहा है और इसके रोकने के कारगर उपाय भी किए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि दिवाली का त्यौहार नज़दीक है और इस दौरान उल्लू पक्षी की काफ़ी ज़्यादा महत्व बताया जाता है दिवाली को लेकर, जिसको लेकर उल्लुओं की जो तस्करी है वो बढ़ जाती है, जिसको लेकर लगातार वन विभाग भी एक्टिव है और साथ ही वन विभाग लगातार पेट्रोलिंग कर रहा ताकि ऐसे मामले सामने ना आए। आपको बताते चलें कि अभी जैसे टाइगर रिजर्व में नॉर्मल तौर में हमारा जो लंबी दूरी है शॉर्ट डिस्टेंस वाला पेट्रोलिंग जारी रहता है। इस एरिया में इस सीजन में खास बात यही कि हमारा भी नाइट पेट्रोलिंग भी रेगुलरली किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो हमारा अगल बगल एरियाज में जो टेरिटोरियल डिविजन्स लगे जैसे देहरादून का प्रभाग है, हरिद्वार का प्रभाग है, तो उनके साथ भी हमारा स्टाफ हमारे जो जहाँ पे इंटरफेस है उन एरियाज में ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी किया जाएगा।
टिहरी के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने जिला विकास प्राधिकरण टिहरी के एई दिग्विजय तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ओम गोपाल रावत का कहना है कि दिग्विजय तिवारी पूरे जिले में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और सत्ताधारियों के दबाव में काम कर रहे हैं। परेशान करने के लिए वो विपक्ष के लोग भी हो रहे हैं और साथ ही निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई भी कर रहे हैं। टिहरी के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने ऋषिकेश पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने विकास प्राधिकरण टिहरी के एई दिग्विजय तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिग्विजय तिवारी सत्ताधारियों के लिए निर्माण पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम अब सीएम शिकायत पोर्टल में हमने पूरी इसके कारनामे दिग्विजय तिवारी के ये क्या ये तो बड़ा बदनाम का नाम ही 40% रखा हुआ था सारे ठेकेदारों ने वहां। तो वहीं किच्छा में पलेज के चौकीदार की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी चौकीदार के बेटे का दोस्त था। विवाद के चलते चौकीदार से नाराज था। इसके चलते आरोपी ने सब्बल से चौकीदार की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त सब्बल और आरोपी के खून से सने कपड़े बरामद किए हैं। पुलिस कार्यालय में एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने मामले का खुलासा किया है। किच्छा थाना क्षेत्र में 19 तारीख की सुबह एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि एक व्यक्ति की बॉडी पराग फार्म पर मिलने की सूचना प्राप्त हुई। उस आधार पर पुलिस वहां गई और उसकी छानबीन की, जिससे पता चला कि प्रथम दृष्टया यह ज्ञात हुआ कि इनकी हत्या की गई है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई और उनकी पत्नी की तरफ से एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। प्रदेश में एक बार फिर से निकाय चुनाव की समय सीमा बढ़ सकती है। प्रवर समिति द्वारा कहा गया कि अभी समिति की रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है, जिसके लिए भी समिति अध्यक्ष द्वारा 1 महीने का अतिरिक्त समय भी मांगा गया और इस मुद्दे पर कांग्रेस संगठन एवं प्रशासन के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने भी कहा कि कांग्रेस पूर्व से ही कहती आ रही है कि प्रदेश सरकार निकाय और जिला पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि प्रदेश सरकार लोकतंत्र को प्रदेश में समाप्त कराना चाहती है। प्रदेश की जनता जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है, उनके विश्वास को खत्म करने और जनता के विश्वास को तोड़ने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। देखो, हम तो बार बार कह रहे हैं सरकार निकाय चुनाव कराने के लिए गंभीर नहीं है। न सरकार चाहती है समय पे निकाय चुनाव हो और 1 साल से चुनाव टालती जा रही है। सरकार स्थानीय लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है, लोकतंत्र की हत्या करनी चाहती है और जो स्थानीय लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, मतदाता हैं, उनके सपनों को चकनाचूर करना चाहती है, उनके सपनों को कुचलना चाहती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी के सदस्यता अभियान के लक्ष्य को पूरा करने पर जहां एक और खुशी जाहिर की, तो वहीं कांग्रेस ने भी इस पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर कहा कि आम आदमी का इसमें कोई योगदान नहीं रहा। बीजेपी केवल शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर और साथ ही कोचिंग सेंटरों में जाकर सदस्यता अभियान को पूरा कर सकी। देखिए, हर पार्टी अपने सदस्यता अभियान को ठीक बताती है, भाजपा भी बताएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन भाजपा की सदस्यता अभियान में इतनी उदासीनता क्यों है? आपने देखा होगा उनके विधायकों को लाले पड़ गए थे सदस्यता अभियान चलाने, जो उनका निर्धारित कोटा था। आज भी जो बूथ के लिए निर्धारित कोटा था, वहां पर उनको सदस्य बनने के लिए आदमी नहीं मिल रहा है, मेंबर नहीं मिल रहे। ठीक है, उनकी सरकार है, तमाम जगह के जाके सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके स्कूलों में जाके उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पावर ने बिजली की आपूर्ति को अधिक
स्मार्ट और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। स्मार्ट मीटर की मदद से उपभोक्ताओं को अब ये जानने में सुविधा होगी कि उन्होंने कितनी बिजली का उपयोग किया है और उनकी बिजली बिल की स्थिति क्या है। ये पूरी प्रक्रिया उपभोक्ताओं के लिए न केवल पारदर्शी होगी बल्कि उन्हें समय समय पर जानकारी प्राप्त करने में भी आसानी होगी। वहीं प्रदेश में स्मार्ट लिमिटेड लगाए जाने को लेकर अब उत्तराखंड में सियासत का दौर भी शुरू हो गया है और कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में महंगाई चरम पर है और ऐसे में प्रदेश सरकार स्मार्ट मीटर लगाकर जनता और प्रदेश के किसानों को ठगने का काम कर रही है। वहीं मामले को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का भी कहना है कि कांग्रेस को चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने की वजह से स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध कर रही है। देखिए, कांग्रेस ने ठेका ले लिया है अपराधियों को संरक्षण देने का। कांग्रेस ने ठेका ले लिया है भ्रष्टाचार चलते रहने का। कांग्रेस ने ठेका ले लिया है बिजली चोरी होने देने का और कांग्रेस उसी राह पर आगे बढ़ रही है। मैं कहता हूं कि अगर स्मार्ट मीटर लग जाएंगे और जितनी हमारी खपत होगी उतनी हमको रीडिंग देनी पड़ेगी तो किसानों को लाभ होगा। भू कानून और मूल निवास के मुद्दे को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल 24 अक्टूबर को देहरादून में तांडव रैली करेगा। इसके लिए कुमाऊं भर में आपको बताते चले कि यूकेडी के कार्यकर्ता भी देहरादून पहुंचेंगे और द्वारहाट स्थित पार्टी के कार्यालय में भू कानून, मूल निवास 1950, प्रदेश की स्थायी राजधानी गैरसैंण घोषित करने सहित कई मांगों के लिए 24 को उपक्रंत की ओर से देहरादून में तांडव रैली आयोजित होगी। 24 को दून में सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार ने तांडव रैली के संबंध में मीडिया को जानकारी दी है और पवार ने कहा कि प्रदेश में अब तक जो भी सरकार बनी उसने राज्य निर्माण की अवधारणा की हमेशा उपेक्षा की है। 24 तारीख को जो हमारी महारैली हो रही है, तांडव रैली, ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा और मूल निवास 16 अगस्त 1950 को एक कट ऑफ डेट तय हुई थी। देश के अंदर एक कानून बना था जो जिस राज्य के अंदर है उस राज्य का वो मूल निवासी माना जाएगा। और हमारे साथ दो राज्य बने हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़, उनके साथ 16 अगस्त 1950 वही कानून है, लेकिन हमारे साथ ये नाइंसाफी भाजपा कांग्रेस के द्वारा की गई है और बड़ी चालाकी के साथ 2000 में जब राज्य बना। बद्रीनाथ धाम यात्रा के समापन में अभी 3 सप्ताह का समय शेष है और अभी तक 12.25 लाख तीर्थयात्रियों ने दर्शन भी किए हैं और साथ ही आपको बताते चले कि फिल्म, राजनीति, धर्म, संस्कृति से जुड़ी हस्तियों के आने का सिलसिला भी जारी है। और साथ ही आज ही प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय फिल्म कनप्पा फेम अभिनेता मोहन बाबू, उनके अभिनेता पुत्र विष्णु मंचू, महाभारत फेम दुर्योधन भूमिका जो है वो निभाने वाले अभिनेता अर्पित रंका, फिल्म डायरेक्टर मुकेश कुमार सिंह ने भी आज भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए हैं। धाम आने का और बहुत आनंद आया और मंदिर समिति की जो व्यवस्था है वो मतलब शब्दों में कहा नहीं सकता, बहुत बढ़िया व्यवस्था है और बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। फर्स्ट टाइम we came here and myself, my son Vishnu Vardhan Babu, Manchu Vishnu, and Arpit. He acted in my movie as a villain, and he acted in Mahabharat Duryodhan. And my director Mukesh ji. First time we came. First we finished darshan Kedarnath. Now we came to Badrinath. Very nice. The people are very nice. मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा देहरादून में ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे देहरादून शहर के साथ साथ मसूरी और ऋषिकेश को ज्यादा बेहतर और विकसित किया जा सके। इसी क्रम में देहरादून में एमडीए द्वारा एक फॉरेस्ट पार्क बनाया गया। फॉरेस्ट पार्क जो कि 12.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस पार्क में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। खासतौर पर पार्क में बच्चों के लिए स्केटिंग रिंग, भूल भुलैया और एक मिनी पार्क जिसमें उनके खेलने की सभी व्यवस्था है और इसके साथ ये जिम और एक मिनी लाइब्रेरी भी मौजूद है। इसके साथ एक
नक्षत्र पार्क भी उसके अंदर विकसित किया गया है। नहीं, देखिए 2 तरह के उसमें हमने रखे हुए हैं। एक तो जो औषधीय वृक्ष हैं, चाहे आंवला है, बेल है, जो अर्जुन है, जिसमें औषधीय गुण होते हैं, एक तो उस तरह के वृक्षारोपण हमने उसमें किया है। और दूसरा जो नक्षत्रों से संबंधित हैं, पीपल है या शमी है, ताकि एक तो जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी बताना जरूरी है कि कितने प्रजाति के वृक्ष हैं यहाँ पर, जिनको अधिकतम हम आने वाली पीढ़ी को बता सकते हैं। और साथ ही साथ किसी को अगर पूजा पाठ की दृष्टि से भी वहाँ जाना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।